नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम परिसर अध्ययन में 24वां पाठ क्या हम परिसर में संकट उत्पन्न कर रहे हैं इस पाठ के बारे में जानेंगे। ये बहुत ही सोचने वाला मुद्दा है बच्चों। इसके अंतर्गत बातों को समझने के लिए 2 तस्वीरें दी हैं आपके सामने। इसे देखिए ध्यान से। इसमें 2 तरह के चित्र हैं, जिसमें पहले में 20 वर्ष पूर्व की तस्वीर है और एक वर्तमान समय की। आज से 20 वर्ष पहले बहुत से महानगरों के आसपास खेत थे। आज वहाँ पे नए नए बस्तियाँ बन गई हैं। रेलवे फाटक के समीप वृक्षों की अच्छी खासी संख्या पहली तस्वीर में नज़र आ रही है, जबकि दूसरी में उन सभी पेड़ों पर जिन पर घोंसले बनाकर कई प्रकार के पशु पक्षी और कीड़े मकोड़े आनंदपूर्वक रहते थे, अब दूसरे तस्वीर में वर्तमान समय में उनकी जगह पर बहुत सारी इमारतें, बिल्डिंग्स और आवागमन के साधन दिख रहे हैं। तो अब सोचिए आप कि उनके लिए जो घर था वो तो समाप्त हो गया। अब इसी से संबंधित ये दूसरी तस्वीर है, जिसमें दिखाया गया है कि एक महानगर है और गांव है और जंगल है। महानगर और गांव और जंगल, अभी इसको समझिए। महानगर, गांव और जंगल, इनमें से तुम्हें कौन कौन सी समानता दिखाई दे रही और क्या क्या अंतर है? बहुत सारे अंतर हैं इसके अंतर्गत। इसमें केवल मनुष्य है जो समानता है, बाकी भीड़ भाड़ शहरों में है परंतु गांव में कम है। अब इसी तरह से मनुष्य का विकास होता चला गया और सभी प्राणियों में सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है। उसकी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके वह अपना जीवन सुखमय बनाता है। परिसर के वस्तुओं का उपयोग सभी प्राणी करते हैं, परंतु मनुष्य अपने परिसर की वस्तुओं का सूक्ष्म अध्ययन कर सकता है और वह परिसर की वस्तुओं का उपयोग करके नवीन पदार्थों का निर्माण करता है। कैसे? उसे देखो। जैसे कि वो घर बनाता है, फर्नीचर की बहुत सारी चीज़ें बना के एकत्र करता है। तो वो किससे करता है ये सारी चीज़ें? परिसर से। परिसर से मिलने वाली इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके वो अपने जीवन को सुखमय बनाता है। लगभग 150 साल पहले बच्चों, अनुसंधानकर्ताओं ने यह शोध किया था कि खनिज तेल का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए। मनुष्य के हाथ में एक नया और एक उपयोगी ईंधन आया। इसके बाद मनुष्य ने ऐसे वाहनों का उपयोग किया जो कि इसी ईंधन का उपयोग करके चलते हों। इसमें मोटर कार, बस, ट्रक, स्कूटर जैसे कई वाहनों का समावेश किया गया है। देखिए चित्र में आपको नज़र आ रहा है ना, कैसे वाहनों का इस्तेमाल करके मनुष्य उसका इस्तेमाल कर रहा है, इसी ईंधन का उपयोग करके। तो ये मनुष्य बहुत ही व्यापक है, बहुत ही बुद्धिमान है, क्योंकि वो नई नई चीज़ों का खोज कर सकता है। अब इस चित्र में देखिए आप, बहुत पहले अगर गांव जाना हो तो देखिए लोग पैदल जाते थे, घोड़ा नहीं तो फिर बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। बोझ को ढोने के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था और जानवरों द्वारा खींची गई गाड़ियों का इस्तेमाल होता था। परंतु अब गांव में बस और रेलगाड़ी से जाते हैं। माल की ढुलाई ट्रक, जलयान और मालगाड़ी से करते हैं। इससे परिश्रम और श्रम और समय दोनों की बचत होती है। तो मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए ऐसे बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार करता गया। अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाने की इच्छा से हमने अब विभिन्न प्रकार के खोज और नियोजन तो प्रारंभ किए। पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बांध बनाए, परिवहन के लिए सड़कें और रेल मार्गों का निर्माण किया, आवश्यक वस्तुएं तैयार करने के लिए उनका कारखाना खड़ा किया, प्रत्येक के लिए निवास के लिए मकान बनाते हैं। इनके लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उन्हें हम मनुष्य परिसर से ही प्राप्त करते हैं। ये चीज़ें हमें जंगल, खेत, खानों जैसे स्थानों से मिलती है। कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी को हम नदी में छोड़ते हैं। इन सभी क्रियाओं का परिसर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। परिसर से होने वाले कुप्रभाव के कारण वहाँ के सजीवों की दृष्टि से भी प्रभावशाली होता है। भला मनुष्य इससे कैसे बच सकता है? अगर हम इन सभी चीज़ों से परिसर को संकट पहुँचा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मनुष्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ती है।
और यही प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य को भी बिगाड़ सकती है। इसीलिए हम मनुष्य को चाहिए कि हम अपने जितनी सुविधाओं के बारे में सुचारू रूप से सोचते हैं और उसे करते हैं, उसके अंतर्गत हम स्वच्छता और परिसर का भी ध्यान पूरी तरह से रखें, क्योंकि परिसर हमें जितना देता है, अगर वक्त आया तो वो हमसे ले भी लेता है। तो इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए ही वो अपनी आवश्यकताएं की पूर्ति करे। चलिए अब हम देखते हैं जनसंख्या की वृद्धि कैसी हुई है। इसके लिए सबसे पहले देखिए कि वर्ष 1951 यानी कि 1951 में जो हमारी जनगणना हुई थी, उस हिसाब से आज 2011 में जो जनगणना की गई है, उसमें क्या अंतर आया है। पिछले 60 वर्षों में बच्चों हमारे देश की जनसंख्या बढ़कर 3 गुनी हो चुकी है, यानी तिगुनी हो गई है। आज भी हम निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। हम परिसर की जो वस्तुएं आवश्यकता से अधिक खरीदते हैं, उनकी मांग अत्यंत बढ़ जाती है। ग्रामीण भागों में लोगों को देखा जाए तो इतनी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती जितनी कि शहरी भागों का जीवन के अंतर्गत ऐसा देखा जाता है। यहाँ पे ग्रामीण भागों में जो लोग रोजगार चाहते हैं, वहाँ पे रहना चाहते ही नहीं और रोजगार की तलाश में वो महानगरों की तरफ भागने लगते हैं। परिणाम स्वरूप महानगरों में भीड़ बढ़ती जा रही है। भीड़ भाड़ होने वाले महानगरों में जनसंख्या का अपार वृद्धि हुआ है। महानगरों की संख्या में अपार वृद्धि के कारण दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में कमी होने लगी। लोगों को पानी, निवास, रहने का स्थान, बिजली मिलना धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है। इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि महानगर के पास जो खेती की जमीन है, वहाँ पर नवीन मकान और इमारतें बनते गए। नई बस्तियों के निर्माण के कारण वहाँ के वृक्षों को काट दिया गया। समीप पर और परिसर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब इसी तरीके से देखिए, अगर ये समस्याएं बढ़ती चली जाए और वृक्षों की कटाई होती रहे, तो वृक्षों की कटाई से क्या होगा बच्चों? जो हमारे पर्यावरण का संतुलन है वो बिगड़ेगा, क्योंकि ये वृक्ष केवल हमें छाया ही नहीं देते, बल्कि हमारे हवा को शुद्ध करते हैं और इसी कारण हमारा परिसर स्वस्थ रहता है। अब हम वृक्षों को काट देंगे तो हमें जो मिलने वाली हवा है वो बहुत ही दूषित होगी, क्योंकि देखिए इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ियों से, वाहनों से धुएं निकल रहे हैं। तो हमारे द्वारा किए गए ये सारी गतिविधियों को संतुलन बनाने का कार्य परिसर ही करती है। इसीलिए बच्चों, वृक्षों को लगाए रखना और उनकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है, न कि सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें काटते जाएं। अब महानगरों के लोगों को अपनी नौकरी के लिए अधिक दूरी तक तय करनी पड़ती है, इसीलिए शहर के समक्ष लोग वाहन खरीदने लगे। महानगरों में वाहनों की संख्या बढ़ने से विषैले गैस, धुएं के कारण परिसर में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। लोगों को सांस की परेशानी होने लगी है। दमा और फेफड़ों के रोगों की संख्या बढ़ गई। महानगरों में वृक्षों की संख्या कम होने के कारण पक्षियों को घोंसले बनाने का स्थान मिलना कठिन हो गया है। उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। हवा में धूल और धुएं के कारण बच्चों पक्षियों को परेशानी होती है, साथ ही साथ मनुष्य को भी परेशानी होती है। प्यास लगने पर सोचो, पक्षियों को पानी चाहिए तो उसमें कितनी कठिनाई आएगी, क्योंकि हमने उनके बारे में सोचना छोड़ ही दिया है। इसके कारण महानगरों में पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है। तितली और अन्य कीटक तो हमें कहीं देखने से ही नहीं मिलते हैं, बहुत ही कम हो चुके हैं। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण कभी कभी महानगरों में गंदे पानी की व्यवस्था में भी व्यवधान हो जाता है। इसके कारण पूरी बस्ती में गंदा पानी भर जा रहा है। इसमें मच्छर बढ़ते हैं और मलेरिया, डेंगू, हाथी पांव, चिकनगुनिया जैसे बहुत सारे रोगों का प्रसार होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर जनसंख्या बढ़ती है तो इससे बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं। इसीलिए हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करने की बहुत आवश्यकता है। चलिए अब देखते हैं कि ज़मीन के अंदर पानी सूख जा रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है। बच्चों,
पानी सभी सजीवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मनुष्य शारीरिक स्वास्थ्य, घर की स्वच्छता, भोजन बनाने, खेती, उद्योग धंधे, निर्माण करने के लिए जैसे कई कार्यों के लिए पानी का उपयोग करता है। बरसात समाप्त होने पर नदियों का पानी बहुत कम होने लगता है, कुएं भी सूखने लगते हैं और मार्च तक जैसे तैसे पूरा होता है। इसके बाद ग्रीष्म काल में भी बहुत सारे गांवों में पानी की बहुत ही अधिक रूप से समस्या उत्पन्न हो रही है। तो क्या आप क्या कर सकते हो? पानी के इस्तेमाल का जो हमारा कार्य है वो शुरू से ही निरंतर रहेगा तो हमें साल भर पानी मिलने में काफ़ी कम दिक्कतें होंगी। तुम क्या जानते हो? जहाँ पर किसी न किसी रूप से पानी की सुविधा हो सकती है, मनुष्य वहीं पे बस्ती बनाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि जहाँ तक हो सके हम सारे पानी का संचयन करें और उसे अच्छे से व्यवस्थित रूप से उसका कार्य करते रहें। धीरे धीरे जनसंख्या को बढ़ती हुई परंतु बरसात का लगभग उतना ही होने का अर्थ ये है कि भले ही धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है परंतु बरसात तो उन्हीं 4 महीनों में होती है जो पहले से निर्धारित है। इसके कारण पानी की कमी होती है। बरसात का बहुत सारा पानी व्यर्थ ही बह जाता है। उसका उपयोग करने के लिए बांध बनाकर पानी रोकना जाना चाहिए। कुछ लोगों ने कुआं न खोदकर नल कुएं का प्रारंभ कर दिया है। तो कहने का अर्थ है कि कोशिश करिए कि पानी रोका जा सके और बरसात के पानी का भी हम व्यर्थ में न जाने दें। जिन लोगों ने नल कुएं का खोदना प्रारंभ कर दिया है, जमीन के अंदर से पानी खींचने के लिए हैंड पंप का उपयोग किया जाने लगा। इन पंपों में पर्याप्त रूप से सुविधा नहीं होती थी। अब ये पंप डीजल से चलाए जाते हैं। बिजली से चलने वाले पंप का उपयोग निर्माण हो चुका है और बहुत सारे स्थानों पर लोग अब डीजल और बिजली से चलने वाले पंप का उपयोग करते हैं। देश में होने वाली अनाज की पैदावार बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए कम पड़ने लगी। इसीलिए हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों ने खेती की विधियों में सुधार किए। पहले अधिकांश स्थानों पर किसान वर्ष भर में एक ही फसल पैदा करते थे, परंतु अब वो वर्ष भर में 2 और उससे अधिक भी फसल पैदा करने लगे हैं। इससे अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु खेत के लिए आवश्यक पानी मांग तो बढ़ गई है। अब थोड़ा सोचिए आप कि पानी तो ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमें फसल भी ज़्यादा उगानी पड़ रही है, तो पानी की मांग बढ़ रही है और इसमें पानी में कमी और बढ़ रही है। अब पहले देखिए, पहले केवल पूरे वर्ष में वर्षा ऋतु में ही खेती होती थी, इसीलिए केवल वर्षा ऋतु में ही 4 महीने यानी कि खेती के लिए पानी की आवश्यकता हुआ करती थी। अब अधिकांश स्थानों पर 8 माह लगते हैं। जहाँ 3 बार फसलें उगाते हैं वहाँ पूरे वर्ष भर पानी की आवश्यकता होती है। बरसात के केवल 4 माह होती है, फिर बचे हुए 8 महीने खेती और अन्य कामों के लिए पानी की मांग पूर्ति कैसे होगी? तो इसके लिए बच्चों ज़रूरत है कि बरसात के पानी का हम इस्तेमाल करना शुरू करें। बरसात का जो पानी है वो रिस कर ज़मीन के अंदर पहुंच जाता है, वही ऐसे समय उपयोग में आता है। कुओं और नलकूपों में हमें जो पानी मिलता है वो ज़मीन में रिसा हुआ यही पानी है। इसीलिए देखिए, इन परंपराओं का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि पुरानी है परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, कोकड़ में नारियल और सुपारी और केले की बाड़ियाँ हैं। वहाँ इन फसलों को हरट द्वारा कुएं का पानी दिया जाता है। कुएं के पानी पर एक आड़ा बल्ला रखा जाता है। उसी बल्ले के सहारे लकड़ी का यह बड़ा सा पहिया बैठाया जाता है। चित्र के अंतर्गत आप देख रहे हैं। ऐसी व्यवस्था की जाती है कि पहिया खड़े रूप से घूम सके। घूमते समय इससे जुड़ी हुई बाल्टियाँ घूमती हैं, पानी में डूबती हैं। ऊपर आते समय ये पानी से भरी हुई हो जाती हैं और रहट पर जैसे नीचे जाते हैं बाल्टियाँ उल्टी हो जाती हैं। उनका पानी नाली में गिर जाता है और नाली का यह पानी बाड़ी यानी कि पौधों को दिया जाता है। बेटा बच्चों, इसको रहट का सिंचाई कहते हैं। देखिए, पहले चित्र के अंतर्गत आपको ये रहट दिखाया गया है। पहले के समय में
इन्हीं विधियों के इस्तेमाल से सिंचाई का कार्य होता था। अब दूसरी विधि है मोट की। महाराष्ट्र में कोकड़ को छोड़कर से सभी क्षेत्रों में पहले कुएं का पानी उचेलने के लिए मोट का उपयोग होता था। तो बच्चों, पानी उचलने के लिए मोट का ही उपयोग होता था। मोट का अर्थ है चमड़े की बड़ी या चौड़े मुंह वाली थैली। मोट का आजकल केवल थोड़े स्थानों पर इस्तेमाल होता है। रहट ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि वो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि मोट में बैलों से बहुत अधिक प्रमाण में सहायता और परिश्रम लेना पड़ता है। परंतु आजकल सिंचाई के लिए बहुत सारे स्थानों पर डीजल और बिजली से चलने वाले पंपों का इस्तेमाल हो रहा है। मोट द्वारा जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि यांत्रिक पंपों का इस्तेमाल कई गुना अधिक हो चुका है। तो चलो बच्चों, देखते हैं हमने क्या सीखा इस पाठ के अंतर्गत। खनिज तेल की खोज होने पर इसमें चलने वाले वाहन, मोटर कार, बस, ट्रक, स्कूटर जैसे वाहनों का उपयोग किया जाता है। इसके साथ मोटर गाड़ी और रेलगाड़ी जैसे इंजनों का निर्माण किया गया और खनिज तेल से चलाया जा सके। इसके बाद यात्रा में सुविधा हो गई। दूसरा पॉइंट है, हमने आवश्यकता के अनुसार बांध, सड़कें, रेल मार्ग इत्यादि बनाए हैं, कारखाने खोले हैं, घर भी बनाए हैं। कारखानों का गंदा पानी नदियों में छोड़ा जा रहा है। इससे परिसर की क्षति पहुंच रही है और संपूर्ण जीवन और सजीव दृष्टि पर इसका कुप्रभाव पड़ रहा है। तीसरा पॉइंट है जनसंख्या से संबंधित। जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि होने के कारण परिसर में मिलने वाली वस्तुओं की मांग अत्यंत बढ़ गई है। नौकरी, व्यवसाय के लिए ग्रामीण भागों के लोग महानगरों की ओर चले जा रहे हैं। इसके कारण महानगरों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ गया है, उनका प्रमाण बढ़ गया है। लोग कई बस्तियों में बनने के लिए महानगरों की समीपी जमीन का उपयोग करने लगे हैं और वहाँ वृक्षों की अनियंत्रित कटाई भी कर रहे हैं। इससे परिसर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। वाहनों की संख्या बढ़ने से पर्यावरण में विषैली गैसों और धुओं की मात्रा बढ़ गई है। लोग श्वसन और फेफड़ों की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। बच्चों, पेड़ों को काटने के कारण पक्षियों को घोंसले बनाने का स्थान नहीं मिल रहा है। हवा में धुएं की मात्रा भी कम हो गई है। हवा में धुएं की मात्रा अधिक हो गई है, जिससे महानगरों में पक्षियों, तितलियां और टिड्डकों की संख्या में कमी आई है, घट गया है। जनसंख्या में अपार वृद्धि होने के कारण अनाज की मांग भी बढ़ गई है। किसानों ने केवल एक ही नहीं बल्कि दो और कहीं-कहीं 2 से 3 और 3-3 फसलों का उगाना प्रारंभ कर दिया है। कोकड़ में बहुत सारे पहले रहट में पानी लिया जाता था। महाराष्ट्र के शेष भागों में फसलों की सिंचाई मोटर से की जाती थी, परंतु अब डीजल और बिजली द्वारा पंप चलाकर सिंचाई की जाने लगी है। परिणामतः जमीन के अंदर रिसे हुए पानी का भंडार तेजी से कम हो रहा है। तो बच्चों, ये सभी समस्याएं हैं जिससे कि अगर हम जूझते रहे तो भविष्य में जाकर हमें इससे भी गंभीर समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। सदैव ध्यान में रखें कि हमें इस बात का ध्यान रखना और सावधानी रखना चाहिए कि अपने लिए आवश्यक कोई वस्तु परिसर से लेते समय परिसर पर कोई दुष्प्रभाव या बुरा प्रभाव न पड़े। तो बच्चों, परिसर हमारे लिए हमारी सुविधाओं का जरिया भले हो सकता है। बच्चों, ये समझना बहुत आवश्यक है कि परिसर भले हमारे लिए हमारी सुविधाओं का एक बहुत बड़ा भंडार है, परंतु हमारे किसी भी कार्य से परिसर को अगर नुकसान पहुंचता है तो कहीं न कहीं हम अपने ही घर को क्षति पहुंचाते हैं, क्योंकि हम जिस घर में रहते हैं वो घर भी हमारे परिसर से ही जुड़ा हुआ है। तो हमें अपने साथ साथ अपने परिसर का भी पूर्ण ध्यान रखना है। वृक्षों को अधिक से अधिक लगाना है ताकि पर्यावरण पहले जैसा ही रहे, जैसे कि पहले की तस्वीरों में देखा गया है। क्योंकि उस समय के बच्चों भले ही हमारे पास आधुनिक साधन कम हो, परंतु कम से कम हम स्वस्थ थे, ठीक थे और इस तरह की नई नई बीमारियों से जूझ नहीं रहे थे। आज हमारे सामने कोरोना नामक एक बहुत बड़ा संकट भी उत्पन्न हो चुका है, जिसका कहीं न कहीं कारण हम खुद हैं। तो आप सब इस चीज़ से अवगत ही हो चुके हैं कि पर्यावरण कितना हमारे लिए आवश्यक और ही ज़रूरी है।
क्योंकि हम उसके बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं।